हेलो वाओ। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डॉक्टर सऊद मलिक्स अल्पाइन एकेडमी बायोलॉजी सेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा कंटेंट नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड कर सकें। और ऑनलाइन क्लासेस के इंट्रोडक्शन के साथ भी आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ। सो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप लोग अगर ऑनलाइन सेशंस में इंटरेस्टेड रहें तो with the nominal fees we are launching our sessions for those students who are going to be an aspirant for the medical career as well as engineering career. All right. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये सेशंस आपके लिए बाइलिंगुअल, आई मीन इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं। सो आई होप आज आप इंजॉय करेंगे और आने वाले टाइम पर भी इंजॉय करेंगे। सो लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू बी टुडे। सो दिस सेशन is a very basic startup in the field of the biology. From the curriculum point of view, that is also very important lesson, and usually we called it biological classification. All right, very interesting. आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा इस चैप्टर को, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ मिस्ट्री के रूप में बनी रहती हैं और उनके क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दोज आंसर्स ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओवर हियर। सो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या बनता है। एज यू नो ऑल, क्लासिफिकेशन वर्ड इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस। हम अधिकतर क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों का अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बंच ऑफ स्टेशनरी गुड है और आपके पास आप उनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल आइटम्स के हिसाब से। सो पेंसिल्स यू कैन कीप असाइड, पेन्स यू कैन कीप असाइड, paper clips you can keep aside, and other things like a sketch pen and all, measuring things like scale, etc., you can keep aside. So you are keeping their utility, their character. आप उनकी बनावट, उनके यूज और ऐसी बातों को इस्तेमाल करके उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा करने का एडवांटेज, जब कभी आपको किसी एक स्पेसिफिक आइटम की जरूरत है तो आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So easily you can reach to that group and you can find out the required item over there. आई होप आप इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग है ऑर्गेनिज्म का। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट्स ए साइंटिफिक ऑर्डरिंग means you are keeping them in a scientific order. ओके, सो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप उनको एक साइंटिफिक ऑर्डर में रखना चाहते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए हैं कि ऐसा करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है। बिकॉज लिविंग वर्ल्ड इज ए वेरी वास्ट वर्ल्ड, इट्स एन अमेजिंग वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को एक साथ याद नहीं रखा जा सकता, एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्लासिफिकेशन क्यों करना है, तो आपको उसके एडवांटेजेस समझ में आने चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहला एडवांटेज आप इसका ढूंढेंगे तो ये एक कन्वीनियंट स्टडी के लिए, एक अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म की आपको ये चाहिए होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप उनको आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकें, मींस इजी आइडेंटिफिकेशन। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको आप इजी आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। एंड आप इसके रिजल्ट में इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकेंगे, और ग्रुप्स में बांटने का एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो
इंडिविजुअल स्टडी ना करके ग्रुप स्टडी आपको हेल्प करेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड रीजन, ग्रुप स्टडी of organisms is going to be an easy thing with the classification. That's why we will do that. That's why we will definitely study about it. And the evolution, if you want to know that how these things are changing millennium by millennium, year by year, by the simple and slow process of evolution, हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू इसके बहुत अच्छे हिंट्स, बहुत अच्छे रीजंस और बहुत अच्छे प्रूफ्स मिलते हैं। तो एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू नो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये चार बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एक बात जो इसी फैक्टर के साथ कनेक्टेड भी आप मान सकते हैं और अलग से भी कंसीडर कर सकते हैं, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो भी आपको एक एवोल्यूशनरी गाइडलाइंस के रूप में इस्तेमाल करने को चाहिए होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसको आप रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और लिविंग ग्रुप्स, दैट इज द, so these five are the basic requirements जो हमको 100% बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ हम आज सोच रहे हैं। इससे पहले भी जब से ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में मौजूद हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्विजिटिव कैरेक्टर, इंसानों ने हमेशा ये जानने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसे है, हमसे पहले कौन थे और हमारे साथ साथ कितने प्रकार के लिविंग्स इस दुनिया में रहते हैं। तो वी आर वेरी inquisitive in character. We always want to know more and more about our surroundings. तो ऐसा ही क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी पहले से होता रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने उपनिषद और वेदास जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिच एस्पेक्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी हमारे इस तरह के क्लासिफिकेशन के हिंट्स नजर आते हैं। जैसे दिविजा, अंडजा, इस तरह से लिविंग्स को, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अंडजा एंड दिविजा, जो कि विवी पैरस यानी अपने ही जैसों को जन्म देने वाले जानवर, उनके लिए एक अलग ग्रुप उसमें सजेस्ट किया गया। So these are very basic things which we can see in that ancient literature or ancient scripts. It's an indication human beings are involved in it and working with it since long. So definitely ये चीज हमारे लिए नई नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा होता रहा है। और इसके और भी ज्यादा नियर बाय सबूत की अगर प्रूफ्स की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है हमारे कंट्री का, दैट इज सुश्रुत संहिता। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहूंगा ये आयुर्वेद के बाइबल के रूप में आज भी मशहूर है। ये पुस्तक सुश्रुत महर्षि, हमारे भारत के एक एंशियंट महर्षि रहे, उन्होंने ये जो एक बड़ा अच्छा बुक कंपाइल किया था, काफी सारा उसमें कलेक्शन है, काफी डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। उसमें भी हमको काफी सारे क्लासिफिकेशन के सबूत नजर आते हैं। जैसे उन्होंने प्लांट किंगडम को वनस्पति समूह के रूप में रिकॉग्नाइज किया। आज भी हिंदी मीडियम में आप प्लांट्स की जो क्लास है उसको वनस्पति के रूप में जानते हैं। बॉटनी इज नोन एज दी वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया और फिर इनके साइज के बेसिस पर ग्रुप बनाए। जैसे जो सबसे बड़े थे उनको वृक्ष कैटेगरी में रखा गया। ऑलराइट, एंड इसके अलावा उन्होंने विरुद्धा
जो मॉडरेट साइज के जो प्लांट्स थे उनके लिए स्पेसिफिकली नाम दिया, एंड जो टाइनी प्लांट्स उनके हिसाब से देखा जाए तो ओसडी, उस तरह से इनको नाम दिया गया। सो दीज आर दी proofs और historical aspect of the classification। एनिमल कैटेगरीज में भी उन्होंने मत्स्य और दूसरे जो जानवर हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। ये हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि आपको ये जरूर पता रहना चाहिए कि इसके रूट्स कितने डीप हैं, ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना बायोलॉजी में अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वी पीपल आर हंटिंग दिस थिंग सिंस लॉन्ग। दैट्स वाई हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते गए। इसके बाद एरिस्टोटल का, हिपोक्रेट्स का जमाना आया। देन दैट टाइम हिपोक्रेट्स ने और थियोफ्रास्टस, जो बड़े मशहूर एक अपोस्टल थे एरिस्टोटल के, उन्होंने प्लांट्स किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। लेकिन इस सारी मैकेनिज्म के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर, अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ देखना चाहें तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो जमाना है वो जॉन रे के जमाने से शुरू होता है। ऑलराइट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की फाउंडेशन हमें जॉन रे साहब के समय से नजर आती है। जॉन रे मशहूर साइंटिस्ट रहे। इन्होंने 18,000 प्लांट्स स्पीशीज का एक्सप्लेनेशन किया अपनी एक फेमस बुक के अंदर, और हिस्टोरिया जनरलिस प्लानिटोरम उस किताब का नाम था। दैट वाज वेरी फेमस, जिसमें 3,000 अप्रोक्सीमेटली एनिमल्स स्पीशीज का भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। किताब बहुत फेमस है आज भी हिस्टोरिकल म्यूजियम में। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटोरम के नाम से आप इसे ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज द नेम ऑफ द बुक, जिसके अंदर जॉन रे ने डिटेल एक्सप्लेनेशन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर काइंड ऑफ द प्लांट को एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड से उन्होंने समझाया, एंड दैट वर्ड वाज स्पीशीज। सो स्पीशीज का कंसेप्ट सबसे पहले एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइज करने में सबसे पहले जो सिमिलर फीचर के साथ आते हैं, अगर कामयाबी हासिल हुई तो वो जॉन रे थे। जॉन रे वॉज द फर्स्ट मैन हु गेव अस द कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज। इसके बाद ये समय थोड़ा आगे जाता है, और इस समय के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी वाले एक साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कैरोलस लीनियस, ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा। और कैरोलस लीनियस ने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसेप्ट हम लोगों को बायोलॉजी के लिए दिया। Binomial nomenclature in biology is basically a system in which the name of the organism is made of two words, जिसमें एक वर्ड उस ऑर्गेनिज्म के जीनस और दूसरा वर्ड उसकी स्पीशीज से लिया जाता है। इस कंसेप्ट को देने वाले सबसे पहले कैरोलस लीनियस थे, और उन्होंने लगभग अपनी एक किताब थी स्पीशीज प्लांटोरम, उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लांट की कुछ स्पीशीज का किया। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 5,900 उनके पास प्लांट्स स्पीशीज की डिटेल्स मौजूद है इस बुक के अंदर। साथ ही साथ 4,400 समथिंग एनिमल्स स्पीशीज की डिटेल्स भी आपको उसमें मिलेगी। सो उन्होंने एनिमल किंगडम को पूरे कई सारे ग्रुप्स में बांटा। उन्होंने मैमल्स के ग्रुप्स को अलग रखा,
बर्ड्स को एक अलग कैटेगरी में स्थान दिया। देन उन्होंने एम्फीबिया ग्रुप एक अलग बनाया। देन फिशेस, उसके बाद इंसेक्ट्स, ऑलराइट, एंड वर्म्स। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स बनाने में लीनियस साहब कामयाब रहे, और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको उन्होंने अपनी इस किताब के थ्रू पूरी दुनिया को दिया, राइट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन के बाद सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो थी एक सिस्टमैटिक वे में इन चीजों को नहीं किया जा रहा था। तो सबसे पहला जो सिस्टमैटिक एफर्ट आता है वो लीनियस साहब की तरफ से ही आता है। और कैरोलस लीनियस ने 1758 इस समय एक दुनिया को मशहूर सिस्टम की तरफ लाया, दैट वाज नोन एज द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम of classification. My dear student, let me tell you that what is basically this thing. This thing is very simple, means that whole animal or the plant kingdom, or you can say the whole living world, is divided basically into the two groups, two kingdoms. So he gave them two simple names. One was the plante. ये ग्रुप प्लांट्स के सारे फीचर्स के साथ बनाया हुआ ग्रुप था। जो प्लांट्स के फीचर हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर है, उनका कोई फिक्स बॉडी शेप नहीं है। बॉडी पार्ट्स उनके वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, एनिमल्स से डिफरेंट हैं। उनके अंदर होने वाले लाइफ प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो बहुत सारी बातों को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए उन्होंने ये प्लांटे ग्रुप क्रिएट किया। एंड द सेकेंड वॉज द एनिमेलिया। ऑब्वियसली ये वो ग्रुप था जिसके अंदर एनिमल से रिलेटेड सारी की सारे जो फीचर दिखाने वाले लिविंग से उनको रख दिया गया था। So that was the first attempt in the classification history. But some kind of the shortcomings are here. कुछ ना कुछ इसमें कमियां नजर आईं, और वो कमियां हैं तो काफी सारी, लेकिन अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो उन कमियों में सबसे पहले आप ऐसी कमियों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इसका रिजेक्शन होना या इससे ज्यादा बेटर वे ऑफ द क्लासिफिकेशन को सीखना जरूरी था। एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ दोस काइंड ऑफ लिविंग्स जो एनिमल और प्लांट किंगडम के मिले जुले कैरेक्टर लेकर आए थे। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो यूग्लिना इज वन ऑफ देम। जैसा आप जानते हैं यूग्लिना एक मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। मींस ये ऑटोट्रॉफिक मोड में भी जिंदगी जीता है और हेटरोट्रॉफिक मोड में भी। मींस ये प्लांट की तरह से अपना फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी रखता है, साथ ही साथ एनिमल्स की तरह दूसरों से खाना लेने की भी कैपेसिटी रखता है। तो यहां पर ये एक कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ दी ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल लग रहा है, वेयर वी शुड कीप इट, वेदर इन द प्लांट किंगडम और इन द एनिमेलिया। So similar kind of the thing was like Chlamydomonas. That was also one of them. All right, that is an algae which is motile in nature. Motile means जो move कर सके। algae के बारे में आप सब जानते हैं, it cannot move because that is very much like the plant kingdom, with very much having the characters of the plants. But if it is able to move, obviously that is a contradictory character. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें एनिमल्स में नजर आता है। So this thing is keeping mix again, and this mixing in our mind is giving us confusion. Where should we keep it? हम इसको प्लांट किंगडम में ले जाएं या एनिमेलियम में ले जाएं?
सिमिलरली स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, लाइकेन हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखेंगे। हम यहाँ सभी के एग्जाम्पल्स का डिस्कशन ना करें तो अच्छा है, बिकॉज दैट विल बी वेरी लेंदी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वहां पर बेसिकली आपको सब में यही चीज नजर आएगी। In every case, in each and every case, you will see that they are giving you a kind of the confusion. Where should go with them, like the Animalia or the Plantae, right? So just to control that kind of the confusion in the biological world, there was the requirement कि इसमें कुछ और नए ग्रुप्स क्रिएट किए जाएं। एंड इसका रिजल्ट हमको मिलता है एक बहुत ही एडवांस एंड मॉडर्न कंसेप्ट के साथ, विच इज नोन एज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, so that one is known as the five kingdom classification. All right, my dear student, obviously you can make an understanding by the name of it. Five kingdom means we are talking about five kingdom. And this classification first was given by the Whittaker, Robert H. Whittaker, very famous scientist of his era. Robert H. Whittaker. All right. And he was a very famous ecologist from America. And in 1969, he was able to give us this kind of the classification. So how to classify things over here? So simply, he divided each and everything in the living world into five groups. They are the first one, Monera. This is the first kingdom. Second one, Protista. The third one is fungi. Fourth is the plantae. And the fifth one is Animalia. So, my dear student, he divided this whole living world into five groups like that. इसमें उस समस्या का समाधान हो गया जो समस्या हमको इससे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नजर आ रही थी। दैट वाज वेयर टू कीप दोज ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए अलग से यहाँ कुछ किंगडम बनाए गए। अब अगर आप इस पूरे क्लासिफिकेशन को समझना चाहें तो देखिए, क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर आपकी क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं उनमें से तीन चार स्टूडेंट्स को लेकर क्लास स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए कहूं, तो वो अलग अलग पैरामीटर के बिहाफ पर, अलग अलग कीज के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं, एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो इस तरह से क्लासिफिकेशन करता है बच्चों का कि उनकी हाइट के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखता है। एंड सिमिलरली एक ऐसा स्टूडेंट है जो बच्चों के कॉम्प्लेक्शन के बिहाफ पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले अलग रख देता हूं, जो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनको रख देता हूं अलग, और जो वीटिश हैं, जो बीच का कॉम्प्लेक्शन है, जिनका ना गोरे हैं ना काले हैं, उनको मैं अलग ग्रुप में रख देता हूं। सिमिलरली एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, मार्क्स के बिहाफ पर भी एक बच्चा सबको क्लासिफाई कर सकता है। स्टूडेंट्स लेस देन 50% अलग आ गए, स्टूडेंट मोर देन 50% बट लेस देन 70% एक ग्रुप में आ गए। 70 to 100 वाला क्लास उसने एक अलग बना दिया, तीन ग्रुप में सबको क्लासिफाई कर दिया। बट माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक प्रॉब्लम आपको साफ नजर आती है। दिस क्लासिफिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। अगर मार्क्स के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया है तो इन द नेक्स्ट एग्जाम ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल, बिकॉज मार्क्स सबके सेम रहते नहीं है। जो बच्चा पहले वाले एग्जाम में बिलो 50% है, वो अगले एग्जाम में अब 50% हो सकता है। क्लासिफिकेशन खराब हो गया। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ऐसी कीज की जरूरत होती है, ऐसे पॉइंट्स की जरूरत होती है, उनको बेसिस बनाना पड़ता है
जिन बेसिस के बिहाफ पर हमारी ये क्लासिफिकेशन लंबे समय तक एग्जिस्ट करे, लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो। जो हमने नंबर्स, हाइट और कॉम्प्लेक्शन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन की है, वो लॉजिकल नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। तो हमें मोर साइंटिफिक होने के लिए जिन कीज का बेसिकली यहां पर विटेकर साहब ने इस्तेमाल किया, वो चीजें ऐसी थी जो बड़े बायोलॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग कीज हैं। उनको हम बायोलॉजिकल कीज कहते हैं। उनका इस्तेमाल करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जैसे उन्होंने सबसे पहली की जो इस्तेमाल की, दैट वाज द टाइप ऑफ द सेल्स। आप सभी जानते हैं टाइप ऑफ द सेल्स बेसिकली आर टू। ऑलराइट, वो सेल्स जो प्रोकैरियोट थी, उन्होंने एक अलग ग्रुप उनके लिए अरेंज किया, और जो सेल यूकैरियोट्स थे, उनको एक अलग ग्रुप के अंदर उन्होंने डाला। ये हमारा डिटेल आगे आएगा, जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की हम डिटेल स्टडी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। या क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना जरूर अपने दिमाग में रखें, दीज आर टू टाइप्स ऑफ दी सेल्स, और इन टू टाइप्स ऑफ दी सेल्स के बिहाफ पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हम नंबर ऑफ दी सेल्स को भी एक अपना बेसिस बना सकते हैं क्लासिफिकेशन का। ऑलराइट, सो विटेकर साहब ने नंबर ऑफ दी सेल्स को भी एक इंपॉर्टेंट की बना के सारे ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप क्रिएट करे। वो जो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं, उनको उन्होंने यूनिसेलुलर कैटेगरी में लाया, और जो अनेक सेल्स के बने हैं, उनको मल्टी सेलुलर। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट की यहां और इस्तेमाल की गई, जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था दोस्तों। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपने लिए किस तरीके से खाना ऑब्टेन करते हैं। ऑलराइट, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप बनाने में वो वापस से सक्सेसफुल रहे। एक वो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट हैं, इनको he kept them into autotrophic category, or we can say they are autotrophs, and which are depending on the other for their food supply. They are known as heterotrophs. I hope things are getting clear to you. All right, so this all is about the introduction of this chapter. In the next chapter, definitely we will talk more about their individual groups, like what is Monera and who are the members of that, and how to do study about them. So till then, आप कनेक्टेड रहें, ट्यून करें जरूर आने वाले वीडियोस के लिए, और ट्राई टू कांटेक्ट। डेफिनेटली आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा अगर लेना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें, और ऑनलाइन सेशन के लिए, जो कि बहुत ही चीपेस्ट और वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ आपके साथ रहेंगे, जरूर जुड़ने की कोशिश करें। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।